वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। आपको बता दें दोस्तों कि एक सैंपल टेस्ट है, इसमें कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं। अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट टेस्ट लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। साथियों अभी स्वतंत्रता दिवस का ऑफर चल रहा है जो कि 15 अगस्त मतलब कल तक वैलिड रहेगा। अगर आप पेट के कोर्स को परचेस करते हैं और जो कूपन कोड का सेक्शन है वहाँ पर अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 80% का ऑफ मिलेगा। साथियों ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए, तो आप अभी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में भी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला दिया है अंतरजातीय विवाह के संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट वर्ष 1872 में वायसराय नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। तो देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया कि जो अंतरजातीय विवाह है इसके संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में और उस समय वायसराय था नॉर्थ ब्रुक। ठीक, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये 1891 में आया था और वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन था। इसमें क्या किया गया था कि जो लड़कियों की विवाह की आयु है इसको मिनिमम 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था। तो इसमें दोनों सही दिख रहे हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से आपको एक छांटना पड़ेगा। पहला दिया है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 अजमेर में हुई थी। बिल्कुल सही है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये अजमेर में स्थापित किया गया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1875 में इस समय वायसराय कौन था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। देखिए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ये भी पॉइंट सही है। और सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये भी सही है। तो ये पॉइंट भी पूरी तरीके से सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में चार्ल्स वेलिंग्स ने श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल होते हैं और चार्ल्स विल्किंस इन्होंने क्या किया था, श्रीमद् भागवत गीता का आंग्ल अनुवाद मतलब अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसकी प्रस्तावना तैयार की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये बिल्कुल सही है, आप देखेंगे ये भी पॉइंट सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। आपने पढ़ा होगा कि बंगाल का गवर्नर होता है, पहला गवर्नर क्लाइव था। फिर क्या किया गया कि बाद में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसके तहत। तो जो पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। तो ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। तो अब देखिए जो नेशनल काउंसिल एजुकेशन है स्थापना 15 अगस्त 1906 को ही हुई है, ये तथ्य तो सही है, लेकिन स्थापना किया था सदगुरुदास बनर्जी ने और यहाँ पर दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसके कारण ये गलत हो गया और गलत का ही चयन कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी, यानी उसे वहां राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। देखिए 1765 अगर देखेंगे आप लोग तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी जीत होती। जीत होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, 2 संधि होती है, पहली संधि और दूसरी संधि। इसके बाद क्या होता है, जो बंगाल, बिहार और
उड़ीसा होता है, इनका दीवानी अधिकार कंपनी को मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, बक्सर के युद्ध के बाद ये होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया, चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। देखिए यहाँ पर ये 1833 बताया जा रहा है, जबकि जो अधिकार समाप्त हुआ था वो 1813 के चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया था। तो 1813 इसका उत्तर होगा, न कि 1833। तो यही पॉइंट गलत दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि चाय और चीनी, चीनी का मतलब जो शुगर है वो नहीं, जो चीन देश है उसके साथ व्यापार का एकाधिकार जारी रखा गया। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए आगे के 2 पॉइंट बिल्कुल सही होंगे क्योंकि ऑप्शन 20 का उत्तर मिल गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल बिहार में स्तमरारी बंदोबस्त का प्रथा स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। और अगला पॉइंट दिया, रेगुलेटिंग एक्ट के 200 तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 ईस्वी में एक कानून बनाना पड़ा जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, फिर 1784 में एक्ट आया, फिर 1793 का एक्ट होता है, फिर 1813 में, 1833 में, 1853 में इस प्रकार से अधिनियम पारित होते हैं जो कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पारित किया गया था। और ताज की बात करेंगे तो 1858 का अधिनियम होता है। उसके बाद तमाम अधिनियम आते हैं जिसमें मार्ले मेंटो सुधार 1909 का जो होता है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दिया गया। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है कि थार रेगिस्तान को कोपेन द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस कोड के अंतर्गत शामिल किया गया। देखिए थार रेगिस्तान, अब यहाँ पर जो कोड है तो इसका कोड हम लोग विस्तार से समझेंगे किसी क्लास में, अभी यहाँ पर सिर्फ समझ लेते हैं। देखिए जो थार मरुस्थल है इसको CWG से कोड किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जो DFC है इसमें पता है सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट है उनके स्टेट आते हैं। ई में आता है जम्मू कश्मीर, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर उत्तराखंड है, ये सब आते हैं। और ET में लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, तो ये सब शामिल है। तो ये जो कोफिन कोड है इसके लिए हम लोग अलग से क्लास करेंगे, तो एक एक चीज़ों को विस्तार से समझ लेंगे। प्रश्न संख्या 14 दिया, 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पहला दिया है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का मतलब ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। देखिए जो मंडल है, 5 मंडल है, तो उस 5 मंडल में आपसे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा दिया उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखिए पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो बरसात की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून सबसे पहले उत्तर पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। देखिए दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये भारत हो गया, बंगाल की खाड़ी इधर है ना, तो अब यहाँ से जब मानसून उठेगा तो पूरब में क्या होगा, बरसात ज़्यादा होगा, और पश्चिम में आते आते कम हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है तीसरा पॉइंट, भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले के उत्पादक की बात करेंगे तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये भी पॉइंट सही है। अब आप ये कमेंट करके बताइएगा कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। और चौथा पॉइंट दिया, भारत विश्व में बॉक्साइट का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए बॉक्साइट के लेवल पर अगर बात करें तो भारत का पोजीशन 5th है, न कि 6th है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत का चयन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। विस्तार भी बता दिया गया है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। दूसरा है केरल में स्थित अनाईमुडी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला केरल में है, और पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए ये गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 जो है ना ये पश्चिमी घाट है। इसके मतलब इसके यहाँ पर ये जो एरिया है ये घाट में आते हैं। इसके बाद इधर देखिएगा तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी घाट के मतलब यहाँ पर इसके किनारे के जो एरिया हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया, पश्चिमी घाटियों को सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन तीसरा भी सही है। चौथा देखिए, अब जब 3 सही हो गए तो चौथा ही गलत होगा, तो ऑप्शन टिक कर लीजिए। दिया क्या है, कार्डमम पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली है। देखिए जो कार्डमम पर्वत श्रृंखला ये केरल में है
और तमिलनाडु में है, लेकिन कर्नाटक में नहीं, इसी कारण ये गलत हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला पॉइंट दिया, योजना आयोग, जिसे कि वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, का गठन 1946 में गठित सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 15 मार्च 1951 केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक प्रस्ताव और भारत सरकार की एक कार्यकारी संकल्प द्वारा किया गया था। हर डेटा सही, जो नीति आयोग का गठन किया गया था, या माफ कीजिएगा योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था। तो गलत तो यही हो गया, ऑप्शन ए को टिक करिए, आगे बढ़िए। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया, इस सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, बिल्कुल सही है। योजना आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक, ये भी सही है। ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब देखिए, संवैधानिक संस्था की अगर बात करें तो समझिएगा 3 प्रकार की संस्था होती है। एक संवैधानिक, जिसका जिक्र संविधान में किया गया और ये संविधान को लागू कराने में मदद करती है। एक असंवैधानिक, असंवैधानिक का मतलब ये होता है इसका वर्णन संविधान में नहीं है और ये संविधान को लागू भी नहीं कराती है। जैसे देखिए, जैसे कोई नक्सलवादी हो गया, आतंकवादी संगठन, ये सब असंवैधानिक है। और गैर संवैधानिक में वो आते हैं जिनका जिक्र संविधान में तो नहीं है, लेकिन ये संविधान लागू कराती है, जैसे नीति आयोग हो गया, योजना आयोग है, तमाम प्रकार के एनजीओ हैं, ये सब चीजें। अगला पॉइंट दिया कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्यकारी केंद्र की पंचवर्षीय योजना तैयार करना, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसके पहले अध्यक्ष जो थे, मतलब सलाहकार योजना बोर्ड के केसी नियोगी थे। और अगर कभी ये पूछे कि जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 28 दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, विकल्प गलत होने का तात्पर्य यहाँ पे 4 दिया होगा, इसमें से एक गलत है। पहला है सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों पैमाने -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर समान होते हैं। अब देखिए, ये तो कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, C - 0/100 इज इक्वल टू K - 273/100 बराबर F - 32/180। ये फार्मूला याद रखना, जब भी कैलकुलेशन आएगा आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, सेल्सियस, जैसे यहाँ पर भी -40 रखेंगे, और सेंटीग्रेड, इसमें एक चीज रुकिएगा, यहाँ पे सेल्सियस और सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे ये चीज, मतलब देखिए, ये यहाँ पर -40 है भाई, यहाँ पे फॉरेनहाइट या फिर कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसको 1 मिनट इसको होल्ड कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये अच्छा, ये होल्ड का मतलब ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी भी पूछेगा तो आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 दिया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला पॉइंट दिया, चार्ल्स डार्विन ने विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। अरे यहीं पे गलत हो गया, उत्परिवर्तनवाद, ये नाम जुड़ा है ह्यूगो डी व्रीज से। अब जैसे ह्यूगो डी व्रीज का नाम आएगा तो यहाँ पे इनका नाम गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए को टिक करो। अफीम के पौधे के अपरिपक्व फल से लैक्टिस प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। लैमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। मार्फिन फल से प्राप्त होता है, ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेगा, प्रश्न संख्या 30 दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा गलत है। दिया है ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करती है, बिल्कुल सही है। और प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में आमाशय से स्टार्ट होता है, ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्रेगर मेंडल ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, ग्रेगर मेंडल ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, यहाँ पर ये पॉइंट दिया जा रहा है। विकासवाद का सिद्धांत भाई ग्रेगर मेंडल ने नहीं दिया था, ये तो उससे जुड़े, आनुवंशिकता से जुड़े, तो यही पॉइंट गलत हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। एमाइलेज स्टार्च का जल अपघटन करके ग्लूकोज उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये जेनेटिक्स, आनुवंशिकता से जुड़े हैं, न कि विकास से जुड़े हुए। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला, रेडक्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। देखिए, रेडक्लिफ जो लाइन है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, पाक और इंडिया के बीच में है ना। अगर चीन की बात करेंगे तो चीन के बीच में जो है मैकमोहन लाइन है, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया, है ना। आगे दिया डुरंड रेखा, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही है। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान, तो भारत और चीन के बीच है, तो ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन 20 का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 71 to 75। आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसके हिसाब से जो प्रश्न मिलेंगे उसका उत्तर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते। देखिए, जब कभी भी पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसका स्मार्ट तरीका ये कि आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर मिलेगा। अर्थ निकालने ना है ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि अगर आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप आंसर नहीं टिक कर पाएंगे। देखिए, इट इज स्ट्रेंथ दैट, विचित्र बात है कि अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, जीवन में अपनी स्थिति के अनुसार, एन एक्स्ट्रावेजेंट मैन, जो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला आदमी, इज एडमायर्ड और डिस्पाइज्ड, या तो उसकी प्रशंसा की जाती है या तो फिर उसका तिरस्कार किया जाता है, मतलब स्थिति के अनुसार। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाई बीइंग केयरफुल विद हिज मनी। देखिए, बताया जा रहा है कि एक जो सफल व्यापारी होते हैं अपनी लोकप्रियता के साथ, मतलब देखिए जो पॉपुलैरिटी है उसके लिए ना, मतलब पैसे को लेकर बिल्कुल सावधान नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सावधानी बरतने जैसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो सक्सेस है, उसके पास बहुत पैसा है। आगे देखिए बताया जा रहा है, ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले हिज सक्सेस, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सफलता का प्रदर्शन करे। टू हैव अ स्मार्ट कार, उसके पास एक स्मार्ट कार हो। एन एक्सपेंसिव लाइफ, वो आलीशान जीवन जिए। एंड टू बी लेविश विथ हिज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी, अपने मेहमान नवाजी में एकदम लेविश हो, उदार हो। आगे बताया जा रहा है, इफ ही इज नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं होता या फिर ऐसा नहीं करता है, ही इज कंसिडर्ड मीन एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफर इन कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर पता है क्या है, उसे कंजूस समझा जाता है और उसके साथ साथ उसके बिजनेस में भी क्या होता है, उसका मतलब गलत परिणाम देखने के लिए मिलता है। द पैराडॉक्स रिमेन्स दैट, अब पैराडॉक्स का मतलब विरोध की बात, तो ये विरोधाभास यहीं से शुरू होती है। इफ ही हैड नॉट बीन केयरफुल विथ हिज मनी, है ना, कि यदि वो अपने मतलब धन के साथ सावधान नहीं होता, मतलब जो सावधानी बरत रहा था अगर वो नहीं करता, तो ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ, तो जो वर्तमान में संपत्ति उसके पास है वो कभी हासिल कर ही नहीं पाता। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो अमीर आदमी वो अपने पैसे को लेकर सावधान रहता है, यही चीज़ बताया जा रहा है ना। आगे दिया, एमॉन्ग द इवो इनकम ग्रुप, जो इवो इनकम ग्रुप है, मतलब जो सामान्य आमदनी वाले ग्रुप है, अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट, है ना, उनके लिए क्या है कि हर चीज़ की अलग अलग स्थिति है। द यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ अ प्रेजेंट ऑफ अ न्यू ड्रेस व्हेन ही हैडंट पेड हिज हाउस रेंट, अब एक नया क्लर्क है जो अपनी पत्नी को एक नया ड्रेस गिफ्ट करता है लेकिन उसने अपना रूम रेंट नहीं दिया है, इज कंडेम्ड एज एक्स्ट्रावेजेंट, तो उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है, मतलब उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है, उसकी कंडेम की जाती, निंदा की जाती। केयरफुलनेस विद मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस इज अपलाउडेड एज अ वर्च्यू। देखिए, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो केयरफुलनेस, मतलब जो कंजूसी है, एक हद तक अगर सावधानी बरता जाए तो इसे एक अच्छे गुण के रूप में सराहा जाता है। नेक्स्ट है, नथिंग इन लाइफ इज कंसिडर्ड मोर वर्थी देन पेइंग हिज बिल्स। अब उसके जीवन में ना जो सामान्य क्लर्क है, बिल का भुगतान करने से बढ़कर और कुछ नहीं माना जाता। आगे है, द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन सेपरेट्स हर हाउस कीपिंग मनी इनटू ज्वेलर्स लिटिल पाइल सो मच फॉर रेंट और फूड फॉर द चिल्ड्रन शूज। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसे पुरुष की जो आदर्श पत्नी होती है, अपने घर के छोटे छोटे मतलब क्या करते, पैसे का जो थोड़ा थोड़ा ढेर होता है उसे बांट लेती, जैसे किराए के लिए है, खाने के लिए, बच्चों के जूतों के लिए। सी इज एबल टू फेस द मिल्क मैन विद द इक्वानिमिटी एंड नेवर नोज द गिल्ट ऑफ बाइंग समथिंग सी कैन नॉट रियली एफर्ट। अब देखिए बताया जा रहा है कि वो क्या करे, जैसे दूध वाले के लिए का उसका सामना होता है और कभी ऐसी चीज़ें खरीदने का अपराध भी बोध उसे नहीं होता है जो वास्तव में नहीं खरीद सकती थी। आगे है, देखिए, एंड फॉर माई सेल्फ, और जहाँ तक मेरी बात है, आई फॉल इन टू नाइदर ऑफ दिस कैटेगरीज, मैं इनमें से किसी भी वर्ग में नहीं आता हूँ। इफ़ आई हैव मनी टू स्पेयर आई कैन बी एक्स्ट्रावेजेंट, बट व्हेन एज इज यूजुअली द केस आई एम हार्ड अप देन आई एम मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे देखिए, अगर मेरे पास अतिरिक्त पैसे हैं तो मैं फिजूल खर्ची कर सकता हूँ, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है मैं मुश्किल में होता हूँ तो कल्पना से ज़्यादा भी घटिया इंसान बन जाता हूँ। कुल मिला जुला के ये बताया गया कि यहाँ पे जिक्र किया गया कि एक फिजूल खर्ची, मतलब जिसके पास पैसा होता है वो फिजूल खर्ची करता है, तो उसकी स्थिति के बारे में बताया गया।
और जिसके पास पैसा नहीं होता है, जब वो फिजूल खर्ची करता है तो क्या उसके बारे में सोचा जाता है, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे 71 का जो नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 71 नंबर में ये पूछा गया है, क्या हो रहा है यार, ये रुके, ये है देखिए, इन द पोजिशन ऑफ द राइटर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेखक के अनुसार एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन उसके बारे में क्या है, देखिए, इज मोर पॉपुलर इफ ही अपीयर्स टू बी डूइंग नथिंग, भाई ये तो कहा नहीं गया। शुड नॉट बॉथर अबाउट हिज पॉपुलरिटी, ये भी नहीं कहा गया। मस्ट बी एक्स्ट्रावेजेंट बिफोर अचीविंग सक्सेस, अब सक्सेस प्राप्त करने से पहले एक्स्ट्रावेजेंट नहीं हो सकते। इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेक्स्ट, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो एक्सपेंसिव हो, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 72 है, द फ्रेज लेविश विथ हिज हॉस्पिटैलिटी सिग्निफाइज, मेहमान नवाजी में उदारता, ये क्या मतलब वो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है माइजरलीनेस, तो कंजूसी की बात ही नहीं होगी। एक्स्ट्रावेजेंट इन एंटरटेनिंग गेस्ट, मेहमान नवाजी करने में एक्स्ट्रावेजेंट हो, यही सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 73 है, एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दिए अपलाउडेड, अपलाउडेड का मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब विलोम होता है निंदा करना, तो डिक्राइज्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 और 75, इन दोनों का उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76 दिया है, इप्सित का विलोम, इप्सित का विलोम क्या होता है, आपने कई बार पढ़ा है, इप्सित अनिप्सित, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73 और 77, पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची इला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे, जूतम पैजार, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 78 नंबर का जो दिया है जूतम पैजार, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ पर प्रयास किया गया अतिशयोक्ति लिखने का, ऑप्शन बी है इसका उत्तर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है 91 नंबर का। इसमें आपको बताना है कि संदेह, इसका संबंध है घृणा से, तो जलना का संबंध किससे हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार संदेह संबंधित है घृणा से, उसी प्रकार जलना का हो जाएगा झुलसना से, ऑप्शन बी उत्तर बनेगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जिसमें से एक सबसे अलग है, उसको आपको देखना। देखिए गाय, बकरी, भैंस, मेमना, मेमना को पालतू नहीं बनाया जाएगा, है ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 92 का सी। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। यहाँ पर दिया है, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का, औरत देखो एक आदमी को इशारा कर रही है और कह रही है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। देखिए एक महिला है, महिला क्या बोल रही है, आदमी है, आदमी के फोटो की इशारा कर रही है और कह रही है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू का मतलब समझ रहे हैं, इसके जैसे मान लीजिए महिला है, महिला का बेटा है, इसकी पत्नी हो गई, है ना, कि ससुर, ससुर का मतलब भाई देखिए क्या हो जाएगा, ये आदमी खुद हो जाए, मतलब ये इसका पति हो जाएगा, का पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, तो उस आदमी का औरत के साथ क्या संबंध है, तो इसका ससुर होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, यदि 8 अप्रैल को सोमवार था तो उसी माह के 30 तारीख को क्या होगा, 8 से 30 तारीख तक जाएंगे तो 22 दिन होगा, ठीक 22 दिन होगा। 22 दिन में 7 से भाग करेंगे तो एक ऑड डे जाएगा, एक अतिरिक्त देखेंगे तो मंगलवार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि कूट भाषा में रिपब्लिक को इस प्रकार लिखा गया तो आपको बताना है कि कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा। देखिए REPUBLIC, ये रिपब्लिक है, देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया, CRIE, फिर यहाँ पर है LPBU, देखिए कैसे हो गया, पहले C को यहाँ लिखा गया, फिर R को लिखा गया, I को लिखा गया, देखिए C ये रहा, फिर R ये रहा, फिर देखिए I ये रहा, फिर E ये रहा, मतलब एक पीछे से एक आगे से। तो कलकत्ता में देखिए पहले A लिखेंगे, फिर आगे का C लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर आगे का U लिखेंगे, ACTU, देखिए AC, ठीक ये हो गया ACTU, फिर देखिए फिर T लिखेंगे और फिर L लिखेंगे, TL, ACTU TL, देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया, TL, और इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, फिर U लिखेंगे और C लिखेंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथियों अगर आप UPSSC PET की कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।